जी जी, हमारा टॉपिक है जी, हेडिंग है विंड, हवा। या देखिए कि एयर और विंड ये दो डिफरेंट लफ्ज हैं। क्या आप इस काबिल हैं कि पहले से बता सकते हैं कि एयर और विंड में क्या फर्क है? क्या इस बात से वाकिफ है पहले से प्रॉपरली? आप में से कोई क्लास में से कोई बता सकता है एयर और विंड में क्या ताल्लुक है या क्या फर्क है? तो इस काबिल है कि बता सकें। जी, क्लास ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि किसी को नहीं मालूम है। नोट कीजिएगा, आप जहां बैठे हुए हैं आपके आसपास एयर मौजूद है, हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं। अगर कमरे सर की एयर जेट। अगर कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद हों, पंखे ना चल रहे हों, तो बेज़ाहिर हवा हरकत नहीं कर रही हो। बात को फॉलो करना है। अगर कमरा बंद है और फैन ऑन नहीं है तो कमरे में हवा हरकत नहीं कर रही हो। इसको हम सिर्फ एक कहेंगे। अगर आप बाहर बैठे हुए हैं और आपको दरख्तों के पत्ते हिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका मतलब होगा कि इस वक्त हवा जो है वो मूव कर रही है। जब हवा मूव कर रही होती है तो उसे विंड कहते हैं। जब हवा मूव यानी हरकत कर रही होती है तो उस वक्त उससे विंड कहा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है विंड है हवा ही है, सिर्फ ये है कि वो चल रही है, मूव कर रही है। अगर हवा स्टैग्नेट हो जाए, प्रॉपर मूव ना कर रही हो उसमें और मूव करने में, प्लांट्स क्योंकि हम बॉटनी के रेफरेंस से देख रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या है ये हम डिस्कस करेंगे अभी इसके अंदर। पहला तारुफ हमारा मुकम्मल हो गया। एक और चीज नोट कीजिएगा, उर्दू का लफ्ज, अब इस लफ्ज से वाकिफ है, आंधी। आई एम श्योर कि सब लोग समझते हैं आंधी किसे कहते हैं। पंजाबी भी अगर आपको समझ को आती है तो अंधेरी। आई एम श्योर सब लोग जानते हैं कि अंधेरी क्या होती है और आंधी क्या होती है। ये बेसिक लफ्ज हैं जो कि आपको आने चाहिए ज़ाहिर है। जी, चलो, चूंकि अब क्लास का इंट्रेक्शन जरा कम कम है, मैं जस्ट ऐसा लेक्चर ही दिए जा रहा हूँ। हवा की चंद खास चीज़ें, चंद खास अहमियत है। अब चूंकि आपने खुद कहा जी टाइम में ज़्यादा लोगों के पास है, तो उसके मुताबिक एक पहला इफेक्ट चेक कीजिएगा। अपरूटिंग प्लांट जब बहुत तेज हवा चलती है जिसको हम आंधी कहते हैं, तो ये दरख्तों को उखाड़ देती है, दरख्त उखड़ के गिर जाता है। अपरूट का मतलब है जड़ों से पौधे का उखड़ जाना। और जब भी जहां भी आंधी आती है वहां पे ऐसा ही होता है। एक तो हो गया इसके लिहाज से। या देखिए कि इसके अदर इफेक्ट्स भी हैं। अब इसने रामायण, जैसे पहले कह चुका हूँ, रामायण में बहुत सी गलतियां होती हैं, बहुत सी खामियां होती हैं। इसने प्रॉपर नहीं लिखा हुआ। बहरहाल इसका सेकंड हेडिंग है, हेडिंग इसने दी है डिफॉर्मेशन ऑफ प्लांट। रामायण का हेडिंग है डिफॉर्मेशन ऑफ प्लांट। मैं इसका हेडिंग दूंगा, यानी अदर बुक्स के अंदर जो हेडिंग मौजूद हो सकता है वो है फ्लैग फॉर्म ट्रीज। फिक्र पे मेरे पे दोबारा गौर कीजिएगा, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है फ्लैग फॉर्म ट्रीज। फ्लैग झंडे को कहते हैं। अगर किसी जगह में मुसलसल एक ही सिमत में हवा चलती हो तो वहां पे दरख्तों की शक्ल झंडे जैसी हो जाती है। आप समझते हैं, एक पोल की साइड के ऊपर झंडा होता है, जबकि दरख्त में सेंटर में तने हैं और दोनों साइड पे ब्रांचेस होती हैं। अगर मुसलसल एक साइड से हवा आए तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो साइड जहां से जिस साइड से हवा आती है उस तरफ वाली कोपलें जो हैं वो टूट जाती हैं, वो ग्रो नहीं करती, और सिर्फ एक साइड पे चंद फ्लैग फॉर्म ट्रीज पैदा होते हैं। ये लफ्ज आपकी बुक में नहीं है, मैंने खास तौर पर पॉइंट आउट कर दिया है। पॉइंट नंबर 3 आपकी बुक के मुताबिक ब्रेकिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स। अगर दरख्त की शाखें हों, हवा तेज चले तो शाखें, टहनियाँ टूट जाती हैं, और ऐसे पत्ते भी टूट सकते हैं, फूल फल भी टूट के गिर जाते हैं। चौथा पॉइंट है जी, इसने चौथा पॉइंट सेपरेट दिया है जी, फॉलिंग ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हवा चलती है, ज्यादा हवा चलती है, तेज हवा चलती है, तो जो फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं तो उनके टूटने के और गिरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं और बहुत सा नुकसान पहुंचता है। पांचवा पॉइंट, ड्वार्फिंग ऑफ प्लांट्स। ड्वार्फिंग, ड्वार्फ उर्दू में बोने को कहते हैं, मुराद है दरख्त की हाइट का छोटा हो जाना।
आपके शायद नॉलेज में हो, ये वाला पॉइंट पहले से किसी के जहन में हो। अब जैसे जैसे ऊंचे पहाड़ों पे, आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मरी या किसी और शुमाली इलाके में गए हों। जी, को बता सकता है आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने विजिट किया है इस इलाके को या नहीं, मरी या जी उसके सर, करीब? जी, आप गए बता हैं सकते सर। हैं? जी ठीक है। मरी मरी में जो पौधे आपको नजर आते हैं, मरी का मतलब है उसके आसपास की जितनी भी जगह हैं वो किस साइज के हैं आपके ख्याल के मुताबिक? जी, क्लास से कोई जवाब नहीं आया। पौधे कौन से वाले होते हैं वहां पे और कितने लंबे होते हैं? दो आंसर फ्रॉम द क्लास सुन लीजिए। मरी के आसपास के इलाकों में और बहुत से और पहाड़ी इलाकों में जो सबसे कॉमन प्लांट है हमारे यहाँ, वो चील का पौधा है, पाइनस, जो आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी में भी। इसकी हाइट तकरीबन 100 125 फुट 150 फुट इस रेंज के अंदर तक ये आपको मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने जब इसमें बरी का जिक्र किया, जैसे जैसे आप बरी से ऑनवर्ड मजीद आगे की तरफ चले जाएं, काला नारा और उधर गिलगित कुर्दू वाली साइड पे, जब जैसे जैसे आप ज्यादा याद रखिएगा, मरी की हाइट 3000 फीट है। सुन लीजिए दोबारा, मरी की हाइट 3000 फीट है। जब आप 3000 से इंक्रीज होते हुए 6000 फीट पर पहुंचेंगे, तो उससे आगे जब 6000 से आगे जाएंगे तो दरख्तों की हाइट कम होना शुरू हो जाएगी। वहां पे 75 फीट, और आगे जाएंगे तो 50 फीट, और आगे जाएंगे तो 20 फीट। यानी आप जैसे जैसे 6000 7000 8000 तक पहुंचेंगे तो उसके बाद दरख्तों की हाइट जस्ट झाड़ी जैसी हो जाएगी। जस्ट 10 फुट की रेंज तक दरख्त आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। जब आप 9000 फुट को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर सिर्फ झाड़ियां रह जाती हैं, आगे दरख्त आना बंद हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं दरख्तों की हाइट क्यों कम हो रही है? रीजन ये है कि जैसे हम ऊपर जाते हैं तो अ, हवा ज्यादा होती जाती है, और जहाँ ज्यादा हवा होती है वहां पे ज्यादा ऊंचे दरख्त ग्रो ही नहीं कर सकते हैं। नेचर वहां पे दरख्तों को छोटा कर देती है और एक स्पेशल जगह पे आके दरख्त उगना बंद हो जाते हैं। अब ये लफ्ज आपके लिए बिल्कुल नया है। मैंने कहा कि दरख्त उगना बंद हो जाते हैं, दो लफ्ज हैं। या तो ये कह लें कि जहाँ दरख्त नहीं होते बल्कि झाड़ियां या झाड़ी नुमा होते हैं। अब मैं एक टेक्निकल लफ्ज बोल रहा हूँ, मैं लफ्ज बोल के आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। लफ्ज है टिम्बर लाइन। कितने लोगों ने ये नाम सुना हुआ पहले से, टिम्बर लाइन? सर कौन सी लाइन? टिम्बर लाइन सर सुना है वर्ड। क्या चीज होती है? यस सर। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन? टिम्बर किसे कहते हैं वैसे, ये लफ्ज व्हाट इज टिम्बर? लफ्ज सर आपने, लकड़ी को। जी लकड़ी को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। शिवपुरा में भी टिम्बर मार्केट है, लाहौर में बहुत बड़ी टिम्बर मार्केट है। लफ्ज मतलब है लकड़ी, लेकिन मुराद है दरख्त, वो जगह जिससे आगे दरख्त नहीं पाए जाते। याद रखिए, दरख्त ट्री और अपोजिट इसका हम लेंगे श्रब। वो जगह जमीन में या किसी पहाड़ी इलाके में जिससे आगे दरख्त ना मिले और सिर्फ झाड़ियां मिले, उस जगह को टिम्बर लाइन कहते हैं। मैंने उसी एक पॉइंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। आपकी बुक में पॉइंट थोड़ा था, मैंने उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया है। हेडिंग था डॉर्फिंग ऑफ प्लांट्स। याद रखिएगा, टिम्बर लाइन से ऑनवर्ड दरख्त नहीं होते, झाड़ियां सिर्फ होंगी, और आगे जाएंगे तो झाड़ियां भी खत्म हो जाएंगी, सिर्फ छोटे पौधे रह जाएंगे। अगला हेडिंग है इसके मुताबिक है जी लॉजिंग। याद रखिएगा कि जहाँ पे बहुत तेज हवा चलेगी, ज़्यादा वो दरख्त तो गिर जाएंगे और या वो ग्रो नहीं कर सकेंगे, और बहुत छोटे छोटे हाइट या वाले पौधे ग्रो करेंगे जिनको हम आम ज़बान में, आपने हार्ट श्रब वगैरह का नाम पढ़ा है, मैं इसकी बात पहले कर चुका हूँ, इसने 2 सेपरेट हेडिंग देखी है इसमें। आगे आ जाए। हेडिंग है जी एब्रेसिव एक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ऊपर मैंने हेडिंग बोला था कि एक हेडिंग के साथ लफ्ज इस्तेमाल किया था फ्लैग फॉर्म ट्रीज, जहाँ पे आपकी बुक ने डिफॉर्मेशन ऑफ प्लांट का था, मैंने उसमें फ्लैग फॉर्म का लफ्ज आपको बताया था। ये सेम वही पॉइंट इसने यहाँ दोबारा रिपीट कर दिया हुआ है कि जब तेज हवा चलती है, हवा में ज़ाहिर है मिट्टी भी उड़ रही होती है, पार्टिकल्स भी होते हैं, वो सब चीज़ें जब स्ट्राइक करती हैं कॉम्बलों के साथ तो दरख्त को डिफॉर्म कर देती हैं।
जिससे एक साइड से, अगर वो एक ही साइड से आ रहा हो तो उस साइड से कॉम्प्ले और जो नई टहनियाँ बनती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। उसका रिजल्ट मैं पहले बता चुका हूँ। आखिरी हेडिंग है डेसिकेशन। जब हवा चलती है तो वो नमी को उड़ा के ले जाती है और इलाके को खुश्क कर देती है। आप में से किसी को कोयटा वाली साइड पे जाने का इत्तेफाक हो तो आप में से कोई कोयटा या जियारत वाली साइड पे गया है? कोई आंसर नहीं आ रहा? सर नहीं, चलें, नोट कीजिएगा कि जो मरी वाली साइड है, ये साइड बहुत खुशगवार फिजा है यहाँ की और अच्छा मौसम है। टेम्परेचर लो है लेकिन मुनासिब। यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। बलूचिस्तान में बहुत सी जगह ऐसी हैं जो काफ़ी ठंडे हैं लेकिन वहाँ पे हवा में नमी कम होती है, बारिश कम होती है। और जहाँ बारिश कम है वहाँ चूंकि जब हवा चलती है तो वो नमी को उड़ा रही जाती है। यही वजह है कि वो इलाके खुशक है, वहाँ पे ड्राइनेस है, वहाँ पे बंदा ज़्यादा परेशानी महसूस करता है। बहरहाल ये इफेक्ट्स है जी। अगला हेडिंग दिया है रामे ने, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ। पहला सब हेडिंग है ट्रांसपायरेशन। जब हवा चलती है तो वो ट्रांसपायरेशन में इजाफा कर देती है। ट्रांसपायरेशन चूंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सेकंड पॉइंट है कूलिंग। जब हवा डिपेंड करते हुए हवा कौन से वाली है, अगर आम वाली हवा चल रही है और वो ट्रांसपायरेशन में इजाफे का बायस बन रही है तो पौधे में कूलिंग का इफेक्ट भी वो साथ हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा वहां से, तो कूलिंग का इफेक्ट होगा। आप इस नाम से कूलिंग से पहले से में पढ़ा हुआ लोगों ने। स्टंटेड ग्रोथ का जिक्र ऊपर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से दिया था डवार्फिंग ऑफ प्लांट, यहाँ पे इसने स्टंटेड ग्रोथ दे दिया है, एक ही चीज है। और इसने यहाँ पे टिम्बर लाइन करके इस्तेमाल किया इसमें। ये पॉइंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया गया। अगले पॉइंट पे चले जाइए। सॉइल इरोजन। तेज हवा मिट्टी के कटाव का बायस बन सकती है और खास तौर पर जहाँ पे पौधे कम हो, दरख्त कम हो, ग्रासेस ना हो, वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। अगला पॉइंट, डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन से आप बात करते हैं, मैं इसको प्ले नहीं करूंगा। और डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट को हम फुल फ्लेज टॉपिक के तौर पर पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही रामे के मुताबिक इसने एयर मुकम्मल कर दी है, खत्म कर दी है। मैं कुछ चीजें रामे से हट के एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और कर लीजिए, दोबारा गौर कीजिए इस बात पे। आप लोगों ने, चूंकि मैं बहुत पहले से कह चुका हूँ कि बुक्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, किस बुक में क्या खूबी है, क्या खामी है। हवा के लिहाज से कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, आपने वो पॉइंट्स नोट करना है या आपको नोट करने पड़ेंगे। वैसे मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इसको अपलोड भी कर दूंगा, लेकिन जो चीज़ नोट की गई होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है खुद। यानी हो ये जूम जूम का टाइम हमारी क्लास रिकॉर्ड ठीक है, सही है, अभी है, टाइम है जी। नंबर एक, हवा के लिहाज से हवा चलती क्यों है, नहीं जो विंड होती है ये क्यों चलती है? क्या आप में से किसी को ऑलरेडी मालूम है इसकी रीजन? हवा चलती क्यों है? कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज द रीजन? विंड क्यों फ्लो होती है? आपके ख्याल में किसी को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो? एनी आंसर फ्रॉम क्लास? सर अगर हम वन बाय वन बेटा, एक एक जवाब एक करना। लाइबा? सर आपने ये पूछा है हवा क्यों चलती है? हाँ जी बिल्कुल। सर अगर हवा ना चले तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। नहीं, मेरा सवाल है हवा क्यों चलती है, यानी वो कौन सी फोर्स है जो हवा को चलाती है, मैंने ये पूछा है। सर वो मून की वजह से भी होता है ना? दोबारा बोल रहे हैं? सर सर मून की वजह से बेटा ओशन में। आपका जवाब क्लियर, आपने कहा मून की वजह से कहा है। यस सर। आपका जवाब बेटा बिल्कुल ही गलत है। और कोई जवाब दें? सर टेम्परेचर जो राइज करता है उसको डिक्रीज करने के लिए। लाइबा जरा ऊंचा बोले बेटा। लाइबा तो उसे डिक्रीज करने के लिए। दोबारा बोले और ऊंचा बोले।
राइज जाता है उसको डिक्रीज करने के लिए? चलिए, जॉब चूंकि मुझे क्लियर समझ नहीं आई लावा क्या कह रही है, गौर कीजिए। ये किसी बच्ची ने शायद But it was a मुकद्दस request. जी चलें, पहले ये एक बच्ची ने मून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मून का तो हवा से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सन सूरज का बहुत ज्यादा ताल्लुक है। हवा का ताल्लुक डायरेक्टली सूरज के साथ है। जब सूरज चमक रहा है, धूप निकली हुई है, सूरज की रोशनी, और आपको ऑलरेडी मालूम है कि यूवी लाइट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट, ये तीनों चीजें जमीन पे आके गिरती हैं। और जौन सी भी लाइट हो, इंफ्रारेड तो वैसे हीट है, लेकिन जो बाकी लाइट होती है जब वो भी स्ट्राइक करती है तो वो भी हवा, वो भी गर्म करती है, हवा को भी गर्म करती है, और नीचे से मिट्टी, जमीन, जो भी चीज उसको भी गर्म कर देती है। अब मिट्टी भी गर्म हो रही है, उसके साथ जो हवा मौजूद है वो गर्म हो रही है। और एक असूल है, जब हवा गर्म होती है तो ये ऊपर उठ जाती है। जब हवा एक जगह से ऊपर उठेगी तो वहां पे लो प्रेशर जोन आ जाएगा। आसपास जहाँ पे सूरज की रोशनी कम है या चट्टानों का फर्क है, वहां पे हाई प्रेशर होगा, और जहाँ पे ज्यादा हीट पड़ी है वहां पे लो प्रेशर। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये इसकी रीजन है हवा के मूव होने की। आप लोगों में से अगर किसी को मौका मिले, किसी अच्छे टीवी चैनल, किसी अच्छे टीवी चैनल पे जहाँ पे वो बताते हैं वेदर के हवाले से, तो वो बकायदा दिखाते हैं, नक्शा दिखाते हैं, जिसमें एच और एल का लफ्ज लिखा हुआ नजर आता है। एच हाई प्रेशर जोन को और एल लो प्रेशर जोन को शो कर रहा होता है। हवा हमेशा हाई से लो प्रेशर जोन की तरफ ट्रैवल करती है। ये मैंने हवा के चलने के लिहाज से और सूरज के साथ इसका ताल्लुक बता दिया। अब लोगों ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हर जगह पे एक टॉपिक पढ़ा होता है। असल टॉपिक है स्पेसिफिक हीट, और बायोलॉजी की बुक्स में ये हीट कैपेसिटी के नाम से दिया गया होता है, लेकिन असल लफ्ज स्पेसिफिक हीट है। जहाँ रेत होती है, रेत की स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत कम है। रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और अपने ऊपर हवा को गर्म कर देती है। यही वजह है कि जहाँ पे रेतला इलाका हो वहाँ पे हवाएं बहुत ज्यादा चलती हैं जब सूरज मौजूद हो दिन के ऊपर। इस लिहाज से ये था जी हवाओं के चलने की रीजन, हवाएं चलती क्यों, यानी वो कौन सी फोर्स है जो हवा को मूव करती है। ये भी याद रखिएगा, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है कि अगर हवा चल ना भी रही हो, उसके मॉलिक्यूल फिर भी हरकत कर रहे होते हैं। ये चीज आपने केमिस्ट्री में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ी हुई होगी, और ये आपको याद भी होगी, आई एम श्योर इस बारे में। जी, हवा के हवाले से चंद बहुत अहम चीजें डिस्कस कुछ की हुई हैं। एक और चीज, हवाओं की बहुत सी टाइप्स भी हैं। क्या आप हवाओं की किसी टाइप से वाकिफ हैं कि नहीं वाकिफ? ये मैं पहले आपको सवाल दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। असल में मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट करें, लेकिन शायद नेट का ज़्यादा इश्यू है, या फिर आप लोग अभी प्रिपेयर नहीं हुए मेंटली पढ़ने के लिए। जी, आपके पास सोचने के लिए 1 मिनट है। क्या आप हवाओं की टाइप से वाकिफ हैं? को बता सकते हैं मुझे हवा कौन कौन सी किस्म की हैं, किन के नामों से आप वाकिफ हैं? सर कुछ का पता है। दोबारा बोले। इनकी हवा होती है, और सर ये पीछे से उमैर की आवाज आ रही है, उसने क्या कहा, जरा ऊंचा बोल सुना दे मुझे रिक्शा। सर मैं कह रही हूँ कि जिस तरह मानसून की होती है ना हवाएं, वो पता है हमें, और ईस्ट वेस्ट को। जी ठीक है रिक्शा। उमैर क्या कह रहा है, पीछे से आवाज आ रही थी। चलिए, लाइबा ने जो जवाब दिया है, लाइबा का जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान और इंडिया के लिहाज से अगर हम बात करें, तो सबसे अहम हवाएं हमारे यहाँ हैं जो मानसून। मानसून की हवा समुंदर के ऊपर और जमीन के ऊपर टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से चलती है, और ये खास मौसम में होती है। और ये मौसम हमारे यहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के लिहाज से तकरीबन जून में शुरू होता है। बांग्लादेश में जून के पहले हफ्ते में ही हवाएं एंटर हो जाती हैं, और हमारे यहाँ वो तकरीबन जून के तीसरे चौथे हफ्ते में दाखिल होना शुरू होती है।
यानी पाकिस्तान में। ये तो बहुत ही मशहूर थी इस लिहाज से, लेकिन चूंकि मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं 2-3 नाम बोल रहा हूँ। ये लफ्ज आपने सुने हुए हैं, भूल चुके होंगे, आपकी बुक में नहीं है, रामे में नहीं है, लेकिन आपको आने चाहिए। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, क्या आप लोगों ने ये नाम सुने हुए पहले से? यस जी सर। सर, ये सुने हुए हैं। लैंड लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ये अब चूंकि अभी एक बच्चे ने जवाब दिया है कि सुने हुए हैं, चलो सुन लीजिए, इसकी वजह सुन लीजिए। दिन और रात के वक्त समुद्र के किनारे हवाओं का रुख चेंज होता है। जब दिन का टाइम होता है, जमीन के ऊपर जब हीट पड़ती है, तो जमीन के ऊपर लो प्रेशर ट्रांसफर, समुद्र से हवा जमीन की तरफ आती है दिन के वक्त। ये बहरी नसीम है, उर्दू नसीम बहरी इसको कहते हैं। इसका ऑपोजिट, जब रात हो जाती है तो जमीन ठंडी हो जाती, जल्दी ठंडी जाती है, जो समुद्र का पानी हो ज्यादा गर्म होता है और हवा उल्टी सिमत में चलना शुरू हो जाती है, यानी जमीन से समुद्र की तरफ। उसको नसीम बर्री का नाम है। ये स्पेसिफिक है सिर्फ साहल। साहल से तकरीबन 20-25 किलोमीटर तक असर ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप ज्यादा दूर चले जाएं तो उसका असर कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मैंने सहरा का जिक्र पहले किया था, जहाँ पे सहराई इलाके होते हैं वहां पे भी दिन और रात के वक्त हवा के चलने की सिमत में फर्क पड़ता है। और इसमें भी फर्क पड़ता है कि आसपास पहाड़ियां अगर हैं तो वो किस एंगल पे या किस डायरेक्शन में। ये सारे फैक्टर हवाओं के चलने में बहुत खास के यहाँ पर होते हैं। बहरहाल, आज के लिए हमारा हवा के लिहाज से जो टॉपिक है वो मुकम्मल हो गया है। आपके पास अभी टाइम है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर हवा के सर लिहाज अभी से। 10 जी दोबारा बताएं, रुचा क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही हूँ अभी 10 मिनट हैं लेक्चर ओवर होने में। नहीं नहीं बेटा, चूंकि मैंने एग्जैक्ट टाइम पे शुरू किया था, तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में बंद हो जाएगा। चूंकि हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया हुआ है, इसलिए हम अगले चैप्टर तो शुरू नहीं कर सकते हैं। मैंने इसलिए टाइम दिया है कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चन, कोई पॉइंट जो क्लियर ना हो उसके हवाले से। सर इसमें विंड मेजरमेंट भी दिया हुआ है लास्ट टॉपिक। विंड मेजरमेंट दिया हुआ है, ड्रामे ने किसी और ने? सर कारवां में दिया है। चलिए गौर कीजिए, ये पॉइंट जो कि ये पॉइंट आउट किसने किया है, विंड मेजरमेंट वाला किसने सवाल उठाया? सायरा ने। सायरा। जी नोट कीजिएगा, ड्रामे में नहीं है, लेकिन ये टॉपिक भी आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी शामिल है। थियरी के साथ साथ इसमें 2 चीजें हैं। नंबर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है विंड वेन। विंड वेन की मदद से ये आप खुद भी बना सकते हैं। एक गुब्बारा ले लें, गुब्बारे में हवा भर लें, उसके साथ रस्सी बांध दें, रस्सी का धागा मोटा मजबूत वाला, और उसको मैदान में किसी भी जगह पे गाड़ दें। अगर हवा चल रही है तो जिस तरफ को हवा जा रही होगी, गुब्बारे का रुख हवा की साइड को इंडिकेट करेगा। तो ये बात याद रहेगी कि हम एक गुब्बारे की मदद से हवा की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, और जो बने बनाए इंस्ट्रूमेंट हैं वो विंड वेन्स कहलाते हैं। वो भी हवा की डायरेक्शन बताते हैं, हवा किस सिमत में चल रही है। पॉइंट याद रहेगा? चलें, अब अगला पॉइंट सर है, इन्हीं में पॉइंट्स हैं ब्रेकेज और लॉगिंग। ये डिस्कस हो गया हुआ है जी, आपने गौर से नहीं सुना होगा। अब सेकंड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लफ्ज है एनीमोमीटर। लफ्ज है एनीमोमीटर। ये एक ऐसा मीटर है जो हवा की रफ्तार को मैयर करता है। ये ज़ाहिर बना बना इंस्ट्रूमेंट होता है, और इंस्ट्रूमेंट ज़ाहिर फिजिक्स वाले लोग बनाते हैं। एनीमोमीटर एक ऐसा मीटर है जो चलती हुई हवा की रफ्तार को मैयर करके आपको बताता है। आपको इस बात से आप आगे हैं, पहले भी जिक्र हो चुका इस बात का कि टाइम के साथ साथ दुनिया तरक्की करती जा रही है। अब तकरीबन हर चीज के इंस्ट्रूमेंट डिजिटलाइज हो गए हैं, यानी डिजिटल आंसर आ रहा होता है। हवा चल रही है और स्क्रीन के ऊपर सामने आ जाएगा कि हवा की रफ्तार क्या है। आजकल जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं वो किलोमीटर्स
के लिहाज से हवा की रफ्तार देता है कि हवा किस रफ्तार से फ्लो कर रही है। ये चूंकि सिस्टम इंटरेक्शन है, जबकि बरतानिया में अभी तक जो है वो उनका जो सिस्टम है वो माइल्स के लिहाज से। अगर आपने कभी जब आंधी आती है तो जिक्र होता है जो बहुत तेज वाली आंधी होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर्स, जो तेज आंधी होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर्स के करीब करीब उसकी रफ्तार है। ये मेजरमेंट के हवाले से जो अहम पॉइंट थे, हवा की डायरेक्शन और उसकी रफ्तार की जो है पैमाइश इंस्ट्रूमेंट की मदद से की जाती है। और इस हवा की डायरेक्शन के लिहाज से एक और चीज़, उसका हमारा पौधों से ताल्लुक तो नहीं है, एक और चीज़ से ताल्लुक है। आप समझते हैं कि बहरी जहाज क्या होते हैं, कहाँ चलते हैं? आई एम श्योर सब लोग इस बात से वाकिफ हैं। बहरी जहाज क्या होते हैं, कहाँ Yes. चलते हैं? जी सर। याद रखिएगा कि ज़माना कदीम से लोगों को, मलाहों को इस बात का पता था कि हमने किस वक्त या किस मौसम में जब ट्रैवल करना है तो किधर से किधर को हम जा सकते हैं। वो हवाओं से बहुत ज़्यादा हेल्प लेते थे। ज़माना कदीम में हवाओं से बहुत ज़्यादा मदद ली जाती थी। बादबान का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, जहाज़ों पे बादबान लगे होते थे और बगैर एनर्जी खर्च किए सिर्फ हवा की फोर्स के साथ वो मूव करते थे। ये चूंकि हवा के साथ टॉप पे रिलेटेड था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। बहरहाल हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है जी, जो जस्ट बंद होने वाला है। अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। दरमियान में 5 मिनट का गैप होगा, उसके बाद सेकंड पीरियड होगा जी। आप लोग